प्रॉपरली आ रही है क्या मानसी आपको? ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टार्ट से। इसके लिए हमें डेरिवेटिव ऑलरेडी आना चाहिए, तो जाके सारी चीज़ें इजीली लगेगी, बहुत इजी लगेगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें क्या देखा हमने, अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो है ना तो तुम्हारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है ना तो तुम्हारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। डेरिवेटिव जनरली ग्रेडियंट नाम से भी बुलाया जाता है, मार्जिनल, रेट ऑफ चेंज, ये सारे वर्ड्स डेरिवेटिव के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, और अगर तुम्हारी स्लोप मैक्सिमम अटेन कर रही है ना तो तुम्हारे स्लोप मतलब तुम्हारा डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो होगा उस जगह पे, और अगर तुम्हारा स्लोप मिनिमम भी अटेन कर रहा है ना तो उस जगह पे तुम्हारा स्लोप या डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी। फिर हमने देखा कि किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, किसी भी नॉर्मल का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये दोनों चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे किसी टेंजेंट को अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उस टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे और नॉर्मल का इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करते हैं। अगर लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होता है, अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनका मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्लोप इक्वल्स टू -1 होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है ये सारी चीज़ें। फिर हमने देखा मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैं देखता हूँ यहाँ पर कहीं पे तो नहीं लिखा है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे सम्स देखे हमने। फिर हमने देखा कि कैसे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ हमने सेकेंड एक्सरसाइज में देखी। और मैक्सिमा और मिनिमा भी देखा, जो कि यहाँ पर मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा है। कहाँ पर लिखा है हमने मैक्सिमा और मिनिमा, लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा का 4.3 का हमने कुछ स्टेप्स देखे थे। स्टेप 1 में क्या होता था, स्टेप 1 में फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम और यू कैन से मैक्सिमा और मिनिमा, इसके कुछ स्टेप्स देखे थे। स्टेप 1 में हमने क्या देखा था कि हमें f' ढूंढना होता है। फिर हमने देखा f' इक्वल्स टू 0 करके हमें फाइंड x करना होता है। x के दो वैल्यू मिलते हैं या तो एक भी मिल सकता है, डिपेंड करता है। फिर हमें ये स्टेप 2 में करना, स्टेप 2। फिर हमने देखा स्टेप 3 में f" ढूंढना होता है।
और उसके अंदर x के वैल्यूज पुट करने होते हैं। अगर f डबल डैश a आपका ग्रेटर देन 0 है ना, तो आपका वैल्यू मिनिमा है। इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू a पर आपका वैल्यू मिनिमम होगा। और अगर f डबल डैश b सपोज लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो आपका वैल्यू मैक्सिमम अटेन करेगा, मैक्सिमा हो जाएगा। ओके, ये दो चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी। फिर तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू अगर ढूंढना है तो स्टेप 4 में अगर तुमको मैक्सिमा वैल्यू निकालना है तो आपको सिंपली f ऑफ b पुट कर देना है। जो भी आपको इक्वेशन दी है, मतलब जो आपको फंक्शन दिया है उसके अंदर आपको वैल्यूज पुट अप कर देनी है। और मिनिमा अगर सपोज निकालना है तो जो भी आपको वैल्यू दी है उसको फंक्शन में पुट कर देना है, यू विल गेट आंसर। ठीक है, यही हमने लास्ट लेक्चर में देखा और इसके रिलेटेड हमने कुछ सम सॉल्व किए। ठीक है, 4.3 के। देन 4.3 का हमारा सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल हो गया था क्या, एक बार बताओ मुझे। यस, आई थिंक सेकेंड और थर्ड हो गया था, और फोर्थ वाला नहीं हुआ था शायद। एक बार चेकआउट करो मानसी, आई थिंक यू वर इन द लास्ट लेक्चर। और पार्ट क्वेश्चन 1 ही पूरा हुआ था। ओके ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 से। सो क्वेश्चन 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, divide the number 20 into 2 parts such that their product is maximum। हुआ था ये क्वेश्चन बेटा, शायद आप नहीं रहोगे, बट मैं फिर से एक बार। पार्थ ये हुआ था क्या? पार्थ यू वर इन लास्ट लेक्चर? ओके, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मतलब आपका जो फंक्शन है ना वो प्रोडक्ट है। ओके, किसका प्रोडक्ट? डिवाइड द numbers 20 into 2 parts such that their product is maximum। तो यहाँ पर हम लोगों को मैक्सिमम की, हाँ वही फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गया है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। प्रोडक्ट का फंक्शन बनाना है, तो अगर डिवाइड 2 नंबर है ना, तो एक नंबर को अगर मैंने x ले लिया तो जो दूसरा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 20 माइनस x हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट मतलब तेरा फंक्शन, प्रोडक्ट मतलब तेरा फंक्शन, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? x इंटू वाई, दैट इज x इंटू 20 माइनस x, तो तुझे मिल जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इस पे हम लोगों को मैक्सिमा और मिनिमा का रूल अप्लाई करके सबको सॉल्व करना है। सिमिलरली एरिया इज मैक्सिमम, तो यहाँ पर जो तेरा फंक्शन है ना वो रेक्टेंगल का एरिया होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया नॉर्मली क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ और ब्रेथ तुझे फाइंड करके इसका फंक्शन बना के सबको सॉल्व करना होगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। नाउ अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट। एक्स यूनिट मतलब तुम क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? तुम कोई एक मटेरियल प्रोड्यूस करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड। तो ये एक्स मतलब तेरा डिमांड है बेटा, टोटल डिमांड तू प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, और इसका टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट हम लोगों को पता है, इसमें मल्टीपल चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो टोटल मल्टीपल चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या? जैसे कि टोटल कॉस्ट
करना, टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है। मतलब एक तो फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, जैसे कंपनी का रेंट हो गया, लाइट बिल हो गया, वर्कर्स का पेमेंट हो गया, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या, मटेरियल कॉस्ट। ओके, ये वेरी होता रहेगा, कभी मुझे सस्ता मिल गया, कभी मुझे महंगा मिल गया, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट उसको मैं जनरली बोलता हूँ। नाउ तुम्हारे इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इतना क्लैरिटी नहीं है, बट मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो ये है तुम्हारा टोटल कॉस्ट, इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50। प्राइस भी दे रखा है, मतलब P दे रखा है 180 माइनस x पर यूनिट। what unit is the profit maximum, मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है बेटा तुझे। अभी प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बता मुझे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तेरा प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो यहां पर सेलिंग प्राइस मतलब क्या हो जाएगा, एक मिनट ना, ओके, तो यहां पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देख ये जो कॉस्ट प्राइस है ना, इसको हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बता मेरे को, प्राइस इनटू प्रोडक्ट होगा, मतलब प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट, प्राइस जितना है और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, ये तेरा सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देख पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब टोटल प्राइस, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50। और सेलिंग प्राइस मतलब क्या, इसको मैं यहाँ पे रेवेन्यू बोल देता हूँ। रेवेन्यू कितना हो रहा है मेरा, प्राइस इनटू डिमांड। तो प्राइस कितना है 180 माइनस एक्स इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, मतलब डिमांड। तो ये हो जाएगा 180x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये मुझे मिल गया प्रॉफिट 180x माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये मिल गया मुझे सेलिंग प्राइस और रेवेन्यू, दैट इज 180x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक मैं तुम लोग लिख लो, ये पार्ट स्टार्ट करो यहाँ से लिखना, ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू C, ये तुम्हारा प्राइस है, और D मतलब x यूनिट्स, डिमांड है ये, ठीक है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और यू कैन से रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। यहाँ पर ये रेवेन्यू लिख लो, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो तुमको रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, रेवेन्यू मतलब कितना बिकवाली हुआ, मतलब कितना टोटल प्रोडक्ट बिका है। जैसे आपके पास 10 रुपए के 10 डेयरी मिल्क है, अगर 10 के 10 यूनिट बिक गए तो फिर तुम्हारा रेवेन्यू कितना हुआ, 10 इंटू 10 100 रुपीज़ का रेवेन्यू हुआ, तो उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। ये लिख लो। हो गया, तुमने सेलिंग प्रॉफिट का ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लिख लिया दोनों ने, पार्थ हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे देख किसको मैक्सिमम करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, तो मुझे प्रॉफिट का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मेरा प्रॉफिट का फॉर्मूला मुझे पता है, मेरा प्रॉफिट का फॉर्मूला मुझे पता है, तो मैं लिखना चालू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4।
प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो हमें रेवेन्यू मिला है 180x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस टोटल कॉस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50। इसको सॉल्व करोगे तो 180x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 50, यू विल गेट 180x। तो लाइक टर्म्स को टुगेदर लेकर आते हम लोग, जैसे यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, प्लस 120x हो जाएगा, और माइनस 50। ये तेरा हो गया प्रॉफिट फंक्शन, मतलब ये तेरा हो गया फिलहाल एफ ऑफ एक्स। अब क्या करना है अपने को, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो हमें फॉर व्हाट यूनिट प्रॉफिट इज मैक्सिमम, तो अपने को x ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन अपना सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। एक बार फंक्शन मिल गया तो तुझे स्टेप फॉलो करना चालू कर देना है। तो पहला स्टेप क्या है, तुझे डेरिवेट कर देना है। तो डेरिवेट किया तो तुझे आया माइनस 4x प्लस 120। डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x स्क्वायर इज माइनस 4x, डेरिवेटिव ऑफ 120x इज 120। ये हमने कर दिया यहाँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम लोगों को पता है प्रॉफिट इज मैक्सिमम, देयरफॉर f dash x will be equals to 0। तुमको पता है करके मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट हुआ तो उसका डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 4x प्लस 120 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। माइनस 4x को RHS में लेंगे तो 4x पॉजिटिव हो जाएगा, ये x मुझे मिल जाएगा 30। मतलब अगर तेरा यूनिट 30 है ना तो तेरा प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो ये निकालने के लिए देख, यहाँ पर तो अपने को पता चल गया x का वैल्यू कितना है, लेकिन हम क्या करते हैं पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। वो एक बार आदत बना लोगे ना तो सब अच्छे से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब डबल डेरिवेटिव ढूंढेंगे। डबल डेरिवेटिव ऑफ x मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ x मतलब ये जो डेरिवेटिव है इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव निकालना है। तो माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4, 120 का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पर हम x का वैल्यू 30 पुट करते हैं तो देखो आंसर आ रहा है माइनस 4, दैट इज लेस देन 0। देयरफॉर प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन x is equals to 30 और प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन नंबर ऑफ यूनिट इक्वल्स टू 30। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, तो ये लिख लो बेटा। ओके, मानसी हो गया। पार्थ हुआ क्या आपका? पार्थ हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे करो। ये आयुष ने मुझे पूछा लेकिन आया नहीं हो। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट कंसेप्ट चालू करते हैं। ये बंद कर देता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट चालू करते हैं।
इसमें से ना कंपलसरी एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, कंपलसरी मतलब 100% आएगा, वो भी 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। ये एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये एक्सरसाइज में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स, ऑलरेडी इनिशियल पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ओके, तो हम एक बार फिर से देख रहे हैं कुछ चीज़ों की, जैसे कि डिमांड फंक्शन, मार्जिनल नहीं, ये मार्जिनल डिमांड। देख, पहले जो डिमांड है ना, डिमांड फंक्शन मतलब डी, ये फंक्शन ऑफ प्राइस होता है बेटा, फंक्शन ऑफ प्राइस। तो डिमांड को हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ पी, फंक्शन ऑफ प्राइस। और अगर कहीं पे भी मार्जिनल लग गया ना, मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल सप्लाई, मार्जिनल कॉस्ट, इसका मतलब क्या है, उसका डेरिवेटिव कर देना है। कहीं पर भी अगर मार्जिनल लग गया, इसका मतलब तुझे उसको डेरिवेट कर देना है। तो देखना यहाँ पर मार्जिनल डिमांड बोला ना तुझे, तो इसको डेरिवेट कर देना है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू पी, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। देख, सप्लाई फंक्शन भी किसका, सप्लाई भी किसका फंक्शन है, इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ प्राइस। तो अगर तुझे डेरिवेटिव ऑफ सप्लाई फंक्शन निकालना है, दैट इज मार्जिनल सप्लाई फंक्शन निकालना है, तो तुझे क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ सप्लाई फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस कर देना। ठीक है, फिर सिमिलरली टोटल कॉस्ट तो हमने डिस्कस किया अभी जस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है बेटा, टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ये तुम लोग ने कहीं पे पढ़ा है क्या, टोटल कॉस्ट मतलब मानसी एंड पार, ये कहीं तुमने देखा है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट? ओके बेटा, ये इकोनॉमिक्स में तुम लोगों का सिखाकर हो गया होगा, तो तुम लोग शायद उस टाइम पे बैठे नहीं रहे। तो टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया वही बेटा। सपोज कंपनी है, ओके, और कंपनी में कोई एक XYZ प्रोडक्ट बन रहा है। अब वहां पर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये क्लास ही ले लो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, लाइट बिल सब तो सेम ही होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, और जो सैलरीज है वो तो जाने ही वाली है। मतलब ये हो गया तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट। और इसमें वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे हम लोग कोई प्रोडक्ट बना नहीं रहे तो फिर वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल पा रहे, निकाल सकते बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सपोज यही एक कंपनी थी, यहाँ पर वर्कर्स हैं और हम कुछ बना रहे हैं, तो जो बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम, तो उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। ओके, और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, रेंट हो गया, लाइट बिल हो गया, उसके बाद वर्कर्स का सैलरी हो गया, ये सब फिक्स्ड है, मतलब ये जाने वाले ही है, तो उसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, और इसे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, जो वेरी हो सकता है। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं, मतलब दो कंसेप्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, ये लिख कर ले लो, बुक में ही लिख के ले लो चाहिए तो, ठीक है। फिर एवरेज कॉस्ट मतलब क्या, ओके, एवरेज कॉस्ट मतलब क्या, सपोज मुझे 10 चॉकलेट बनाने के लिए, ठीक है, 10 चॉकलेट बनाने के लिए मुझे 100 रुपए लगे, टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट। तो मुझे एवरेज कॉस्ट निकालना है, मतलब पर चॉकलेट क्या रेट है, पर चॉकलेट रेट निकालना है मुझे। तो पर चॉकलेट रेट कैसे निकालूंगा मैं, टोटल कॉस्ट
अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, इसको मैं डिमांड बोल देता हूँ। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितना है, 10 है, तो 100 अपॉन 10 करूँगा तो मुझे एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा 10 रुपये। मतलब मुझे सब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट मिला के मुझे पर चॉकलेट बनाने में 10 रुपये लगे। ठीक है, तो इसको या फिर तो तुम समझ लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फिर हैंडलिंग कॉस्ट, ये सारा कॉस्ट मिलाकर 10 रुपया एक चॉकलेट के पीछे मेरा गया है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर एवरेज कॉस्ट बोलेंगे। तो एवरेज कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। ओके, और कॉस्ट और डिमांड। ओके, इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। देन नेक्स्ट है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब तुम्हारी कमाई कितनी हुई, तुमने गल्ला कितने का बनाया। ओके, अगर आप दुकान पे शॉप पे बैठ रहे हो तो वहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है। सपोज आप एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेचते हो। ओके, तो हम एक ही टाइप का प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं, चॉकलेट, डेयरी मिल्क कंसिडर करते हैं। तो तुमने अगर सपोज 100 चॉकलेट सेल की तो तुम्हारा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ। तो तुम्हें क्या करना है, प्राइस इनटू डिमांड, मतलब प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट कितना है, 10 है, और डिमांड कितना, तुमने बेचा कितना है, 100 है, तो टोटल रेवेन्यू तुम्हारा कितना हो गया, 1000। यहाँ पर रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इनटू डिमांड। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इनटू डिमांड। प्राइस मतलब कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इनटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये तुम्हें टोटल रेवेन्यू दे देगा। एवरेज रेवेन्यू मतलब एवरेज तुमने कितना कमाया, एवरेज रेवेन्यू मतलब एक यूनिट का बेचने का कितना कॉस्ट आता है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 1000 डिवाइड बाय डिमांड करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, प्राइस मतलब तुम्हें 10 रुपये मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट मिल जाएगा। तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है रेवेन्यू अपॉन डिमांड, मतलब वही रेवेन्यू अपॉन डिमांड, आर अपॉन एक्स तुम बोल सकते हो, रेवेन्यू अपॉन डिमांड। तो रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इनटू डिमांड अपॉन डिमांड, डिमांड कट हो जाता है। तो एवरेज रेवेन्यू को हम लोग पी से भी डिनोट करते हैं बेटा। एवरेज रेवेन्यू को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से भी डिनोट करते हैं। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल कितने का धंधा हुआ माइनस वो पूरा प्रोडक्ट बनाने में कितना पैसा लगा था। तो रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करोगे तो तुमको मिल जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया। बाद में तुमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है इकोनॉमिक्स में। मानसी और पार्थ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा है तुमने। ओके, ठीक है। अब जितनी थ्योरी हमने की ना उससे रिलेटेड हम लोग सम्स देख लेते हैं। इसके बाद ये सारी थ्योरी भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कुछ क्वेश्चंस है। द डिमांड फंक्शन, ओके, डिमांड की बात कर रहे हैं। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी एट प्राइस इज गिवन एज, डी हमको दिया है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस 40 माइनस 5p अपॉन 8, चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हम लोगों को ये चेक करने बोल रहा है कि बताओ ये इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब क्या, इंक्रीजिंग मतलब क्या, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग मतलब क्या, तेरी कर्व डिक्रीज हो रही है, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। तो हमको पूछा है कि डिमांड फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, तुझे पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और फिर चेक करना
फर्क पड़ेगा कि डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम। क्लास वर्क 4, क्वेश्चन फर्स्ट। हम लोगों को डी दिया है 40 माइनस 5p अपॉन 8, ठीक है। और हमें ये बताना है कि ये इंक्रीज है हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेट करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो इसको हमने डेरिवेट किया तो 40 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, माइनस 5 अपॉन 8 ये कांस्टेंट है, माइनस 5p अपॉन 8, p का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो तुझे आंसर मिल रहा है माइनस 5 अपॉन 8 विच इज लेस देन 0। तो तेरा डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, और अगर तेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तेरा डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट्स इट। ये तेरा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ पर से आपको क्वेश्चन आएगा ही। ये लिख के हुआ क्या, बेटा ये सेकंड क्वेश्चन है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये एक्सरसाइज ही पूरी इम्पोर्टेंट है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, द प्राइस P फॉर द डिमांड D इज गिवन एज, प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड दी है, फाइंड डिमांड फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग। अपने को डिमांड ढूंढना है जिसके लिए प्राइस इंक्रीजिंग हो रहा है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या बेटा, तेरा जो चीज इंक्रीज हो रही है उसका डेरिवेटिव, तो कौन इंक्रीज हो रहा है, प्राइस। तो एफ ऑफ यहाँ पर फाइंड डी फॉर, तो ये हो जाएगा प्राइस इंक्रीजिंग मतलब क्या, एफ ऑफ डी शुड बी ग्रेटर देन 0, प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड दी है। तो प्राइस मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ डिमांड है, तो फंक्शन ऑफ डिमांड शुड बी ग्रेटर देन 0, अगर ये निकालना है हमें। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें सिंपली इसको डेरिवेट कर देना प्राइस को, और वहाँ पर हमें पता है कि इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग तो हमें क्या करना होगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 लिखना होगा, और मुझे डी का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना होगा। कुछ ऐसे हमने ये ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं एक बार बताता हूँ, तुम ध्यान से देखो। तो P इक्वल्स टू 183 प्लस 120D माइनस 3D स्क्वायर। अब हम लोगों को पता है करके इसको डेरिवेट करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड, तो 183 का डेरिवेटिव 0 है, 120p का डेरिवेटिव 120 हो जाएगा, और माइनस 3D स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 6D, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है डेरिवेटिव ऑफ प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड, मैं दोनों में से 6 को अगर कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 20 माइनस D, सिंस प्राइस इज इंक्रीजिंग। अब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो तेरा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड, डेरिवेटिव ऑफ प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब 6 इंटू 20 माइनस डी शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब ये देख 6 कांस्टेंट है, RHS में गया तो वो एज इट इज रहेगा। अब डी के साथ कोई पावर नहीं है ना, तो मैं इसको इधर भेज सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 इज ग्रेटर देन डिमांड। मतलब अगर तेरा डिमांड
लेस देन 20 है ना, तो फिर तेरा प्राइस इंक्रीज होगा। अगर तेरा डिमांड लेस देन 20 है ना, तो तेरा प्राइस क्या क्या हुआ? समझा नहीं क्या बोला बेटा आपने? हाँ, 6 इंटू 120 नहीं है, 20 है बेटा। अच्छा, ये 120 है बेटा। ये हमने क्या किया है ना, 120 माइनस 6D में से ना 6 को कॉमन ले लिया। हाँ, तो फिर प्राइस इंक्रीजिंग है, तो डेरिवेटिव ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू डिमांड ग्रेटर देन 0। तो 6 इंटू 20 माइनस डी करेंगे तो यू विल गेट आंसर। और अगर 6 RHS में जाएगा, 0/6 इज 0, कॉन्स्टेंट को हम लोग RHS में भेज सकते हैं, तो ऐसे तेरा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर प्राइस इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर द प्राइस इज इंक्रीजिंग if demand D is less than 20, if D is less than 20, that's it. ये तेरा फाइनल आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग फिर से करते हैं। ये लिख के हुआ क्या? पार्थ कनाद, कनाद लिख के हुआ बेटा। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख, द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल इज गिवन एज सी 100 plus 600 minus 3x square. Find the value of x for which total cost is decreasing. अब देख, तेरा क्या डिक्रीज हो रहा है? टोटल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है। मतलब तुझे क्या ढूंढना है? डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट लेस देन 0, है ना। डिक्रीजिंग मतलब क्या? ये जो भी है ये लेस देन 0 होना चाहिए। अब कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ डिमांड, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ x लेस देन 0 निकालना है। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 3, C is equals to 100 plus 600x minus 3x square. Find the value of x. x मतलब डिमांड फॉर विच टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 600 और ये आ जाएगा 6x। देख, इसमें कॉमन क्या है? 6 कॉमन है, 100 माइनस x तूने लिख लिया। सिंस टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग और वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ यूनिट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? DC डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड इज लेस देन 0 होना चाहिए। अगर डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग, तो डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट क्या है? 6 इंटू 100 माइनस एक्स लेस देन 0। तो 100 माइनस एक्स, ये देखिए 6 इधर चला जाएगा, 0/6 इज 0, लेस देन 0 मिलेगा। x को यहाँ पर भेज दे, 100 इज लेस देन x। मतलब अगर तेरा डिमांड मतलब x अगर ग्रेटर देन 100 है ना, तो तेरा टोटल कॉस्ट डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। जो तेरा प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, जो भी कॉस्ट है सारा मिलाकर ये कम होना चालू हो जाएगा। कब? जब तू 100 से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करना चालू करेगा तो, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 100। दैट्स, तो ये हमें ऐसे कुछ सॉल्व करना है, लिख लो। एग्जैक्टली ये सारे स्तंभ पिछले एग्जाम पिछले जा चुके हैं। हो गया लिखकर तुम लोगों का सबका? मानसी हो गया लिखकर? कनाद? ओके, देख अभी थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इतना भी नहीं बट थोड़ा सा ट्विस्टेड है। देख क्या पूछा है हमें यहाँ पे। देख जो ऊपर हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा था ना, जो फॉर्मूलेस पढ़े थे, जो भी कुछ पढ़ा था, वो तुझे बाहर करना होगा, तो जाके तुझे समझेगा। 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं ये क्लास वर्क। तो तीनों टाइप हम लोग, एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो हम लोग देखेंगे, बट अभी हम लोग फिलहाल मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल सप्लाई, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब निकालने सीख रहे हैं। अब यहाँ पर 4th क्वेश्चन में क्या है, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस x आइटम्स, मतलब तेरा डिमांड कितना है, x है, ओके। फिर एट टोटल कॉस्ट दिया है 180 प्लस 4x, मतलब तुझे C दिया है 180 प्लस 4x। The demand function for this product is P 240 minus X, मतलब यहाँ पे तेरा जो प्राइस है वो कितना दिया है, 240 माइनस X दिया है, ओके। डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है, डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस। यहाँ पे तुझे डिमांड फंक्शन बोला है, लेकिन जो आंसर वैल्यू दिया है वो विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस दिया है, ठीक है, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड x फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, ओके, एंड प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। बेटा रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू मतलब तेरी कमाई कितनी हो, तो तेरी कमाई कैसे होगा, देख तू प्राइस इनटू डिमांड करेगा तो तेरे को तेरी टोटल कमाई मिल जाएगी। तो प्राइस कितना दिया है तेरे को, 240 दिया है माइनस x, और डिमांड कितना दिया है, देख x दिया है। तो ये तू दोनों मल्टीप्लाई करेगा ना, तो तेरे को रेवेन्यू मिल जाएगा, रेवेन्यू का फंक्शन मिल गया। अब लेकिन तुझे क्या करना है, R इज इंक्रीजिंग, मतलब डेरिवेटिव ऑफ R, अब विथ रिस्पेक्ट टू क्या दिया है, x है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ R विथ रिस्पेक्ट टू x इज ग्रेटर देन 0, ये तुझे फाइंड करना है। तो अपने को x का वैल्यू निकालना है, फॉर विच रेवेन्यू, फॉर फाइंड x फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, एज सिंपल एज दैट। पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना
वो सारे डिटेल्स हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हम लिखना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दिया है 4th क्वेश्चन में D इक्वल्स टू x यूनिट दिया है। टोटल कॉस्ट हमें दिया है 180 प्लस 4x। प्राइस दिया है 240 माइनस x। और हमें पूछा है फर्स्ट पार्ट में रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर हम पहले रेवेन्यू फाइंड आउट करते हैं प्राइस इंटू डिमांड। प्राइस कितना है 240 माइनस एक्स इंटू डिमांड कितना है x। तो मुझे मिल जाएगा 240x माइनस एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 240 माइनस 2x। नाउ सिंस रेवेन्यू is increasing, तो dr upon dx will be greater than 0, ये तो हमें पता है। तो यहाँ पर 240 माइनस 2x should be greater than 0। देखना 2 कॉमन है ना, तो ले ले कॉमन। 120 माइनस x should be greater than 0, 120 should be greater than x। मतलब अगर तेरा डिमांड x लेस देन 120 है ना, तो तेरा फंक्शन, तो तेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर तू 120 से कम क्वांटिटीज बना रहा है तो तेरा रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अगर तू 120 से ज़्यादा क्वांटिटी बनाएगा तो रेवेन्यू डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देयरफॉर रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग when x is less than 120। This is your answer for first part। ये लिख के ले लो। हाथ लिख के हो गया तेरा भी। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है यही क्वेश्चन में, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। अब देख प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है मतलब तेरा फंक्शन प्रॉफिट का होना चाहिए। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो यहाँ पर प्रॉफिट तुझे मिलेगा, रेवेन्यू कितना है 240x माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट देखना पड़ेगा हमें 180 प्लस 4x, 180 प्लस 4x। याद रखना, ब्रैकेट में चीज़ें रखना भूलना मत। तो ये हो जाएगा 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 माइनस 4x। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 236x
-180. अब प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, मतलब डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट शुड बी ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पर पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल लेते हैं. तो ये -x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2x आ जाएगा, प्लस 236 आ जाएगा. ओके, -180 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. सिंस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव ऑफ p with respect to x should be greater than 0. तो -2x प्लस 236, इसमें से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा -x प्लस 236, क्या हो जाएगा, 118 हो जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन 0. -x प्लस 118 शुड बी ग्रेटर देन 0. यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 118 शुड बी ग्रेटर देन x. मतलब प्रॉफिट तब मैक्सिमम होगा जब तुम्हारा यूनिट 118 से ज़्यादा बनेगा. तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग व्हेन x इज, अपने को नंबर ऑफ यूनिट्स के वे में लिखने बोला है ना, तो x इज लेस देन 180. ये तेरा आंसर आ जाएगा. ये लिख लो. ओके, ओके डन, दोनों का लिख के हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. सेम ऐसे ही क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th. तो 5th क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले एक बार देख लेते हैं. फॉर मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट्स, मतलब यहाँ पर तुझे डिमांड कितना दिया है, x यूनिट्स का डिमांड दिया है. लेबर कॉस्ट दिया है, ठीक है. लेबर मतलब कितना लेबर कॉस्ट लगा, 150 माइनस 54x. एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट ये दिया है x². प्राइस ऑफ ईच यूनिट, मतलब हर यूनिट का प्राइस अपने को दे दिया है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, मतलब टोटल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है. ओके, पहले तो अपने को टोटल कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा. तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिक्स्ड, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट. ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे तुमको लिखना है. लेबर कॉस्ट कितना है, 150 माइनस 54x, और प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है, x². तो तुझे यहाँ पर कॉस्ट का फंक्शन मिल गया. अब कॉस्ट का फंक्शन मिला, लेकिन वो क्या करना है, डिक्रीजिंग निकालना है. तो सेम फॉर्मेट लेना है. डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0 होगा. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये सम भी. यहाँ पर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट. ठीक है, तो C कितना मिल जाएगा, 150 माइनस 54x, और प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है, x². तो तू डेरिवेटिव ऑफ C निकालेगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 54 प्लस 2x. ठीक है, नाउ डिक्रीजिंग निकालना है ना, dc अपॉन dx इज लेस देन 0. तो ये आएगा माइनस 54 प्लस 2x लेस देन 0 आएगा. नाउ 2 कॉमन ले लेगा तो कितना मिलेगा, ये -27 प्लस x
लेस देन ज़ीरो आएगा, तो -27 प्लस एक्स लेस देन ज़ीरो आया, इसको ये साइड भेज दिया, एक्स इज़ लेस देन 27। मतलब अगर तेरा यूनिट्स 27 से कम है तो तेरा टोटल कॉस्ट डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो द टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फॉर x is less than 27। द टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फॉर x is less than 27। ये तेरा आंसर है। तो स्टार्टिंग से कुछ ऐसे हमें लिखने चालू करना है। ओके, लिख के हो गया ये। जो वाला है ना, वो सेकेंड वाला तुम लोग जरा ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस इनटू डिमांड। तो प्राइस भी पता है और डिमांड भी पता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके फंक्शन बनाओ और वो इंक्रीजिंग हो रहा है तो उसको डेरिवेट करके एक्स का वैल्यू फाइंड करो। ये खुद से करो। ओके, ये हुआ लिखकर, दोनों का रेवेन्यू का भी हो गया। ओके, अगर पार्ट नहीं आया तो बोलना, मैं फिर सॉल्व कर दूंगा रेवेन्यू वाला।
मानसी और पार्थ हुआ दोनों का? हो गया क्या लिखकर पार्थ और मानसी? ओके, नाउ नेक्स्ट सम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सम नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग X यूनिट्स, मतलब यहाँ पर हमें डिमांड तो दे रखा है X यूनिट्स का और टोटल कॉस्ट भी दे रखा है। फाइंड X फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब तुझे एवरेज कॉस्ट तो पता है कैसे निकालना है ना? तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज कॉस्ट तुझे पता है क्या है? C अपॉन नंबर ऑफ यूनिट, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट। अब तुझे क्या करना है, एक बार इसको डेरिवेट करके f डैश x ग्रेटर देन 0 करना है और एक बार इसको डेरिवेट करके लेस देन 0 करना है और x का वैल्यू ढूंढना है। दैट्स इट। तो तुझे मिलेगा यहाँ पर एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में हमें जाना है आगे। ठीक है, थोड़ा इजी लग रहा है तो कर लेते हैं फटाफट इसको भी। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं। C का वैल्यू लिख लेते हैं 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x रेज टू 4 टू फाइंड एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है तेरा C अपॉन x। C का वैल्यू क्या है? 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x रेज टू 4। यहाँ पर डिमांड दिया है x, तो अपॉन x अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे मिलेगा 47 प्लस 300x माइनस x रेज टू 3। तो ये मुझे मिल गया एवरेज कॉस्ट। इसको मैं CA भी लिख सकता हूँ, एवरेज कॉस्ट। अब मुझे क्या करना है? एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग है, दोनों भी है। तो मैं पहले इंक्रीजिंग के लिए ढूंढता हूँ। तो डेरिवेटिव ऑफ CA विद रिस्पेक्ट टू x, 47 का डेरिवेटिव 0, 300x का डेरिवेटिव 300, x क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 3x स्क्वायर। नाउ इंक्रीजिंग है ना, तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। 100 माइनस 3 कॉमन ले लिया है, 100 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा? dCA अपॉन dx शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये होगा 3 इंटू 100 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये यहाँ पर चला जाएगा। तो 100 माइनस x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0।
कि अगर मैं इसको ये साइड ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 100 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, 100 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। या तो मैं ऐसे लिखूँ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 100, एक्स क्या हो, अब एक्स स्क्वायर इज लेस देन 100। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेस देन मतलब क्या, नेगेटिव एरिया। अब इसको हम लोग अगर लिखेंगे x का वैल्यू प्लस x का वैल्यू प्लस माइनस लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है। मतलब x का वैल्यू तुझे 10 भी मिल रहा है और x का वैल्यू तुझे -10 भी मिल रहा है, दो वैल्यूज मिल रहे हैं। तो अगर मैं नंबर लाइन पे इनको बनाऊं, x के दो वैल्यूज मिल रहे हैं ना, एक तो 10 मिल रहा है, एक -10 मिल रहा है। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, लास्ट में प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर तुझे क्या निकालना है, फंक्शन इज जो भी है, यहाँ पर ये टर्म को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक्स स्क्वायर लेस देन 100 कहाँ पर आ रहा है, एक्स स्क्वायर लेस देन 100 कहाँ पर आ रहा है, तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू उठाकर पुट कर दो। जैसे मैं अगर 11 पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, तो 121 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू मैं 11 पुट करूँ तो ये आ जाएगा 121 विच इज़ नॉट लेस देन 100, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं अगर -9 से लेके +9 तक कोई भी नंबर पुट करूँ तो मुझे आंसर क्या आएगा, 100 के अंदर आएगा। तो जनरली देख क्या है ना, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर अगर तेरा a स्क्वायर लेस देन, अगर तेरा x स्क्वायर लेस देन a रहेगा ना, तो तेरा आंसर -a, लेस देन x रहेगा, लेस देन a रहेगा, हमेशा ऐसा रहता है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये क्या होगा, जैसे ये एक्स स्क्वायर लेस देन 100 है ना, तो तेरा आंसर क्या आएगा, वैसे ये नंबर लाइन पर से भी तू फाइंड आउट कर सकता है, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकता है, -10 लेस देन x लेस देन 10। मतलब हम लोग ढूंढ क्या रहे, एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग व्हेन x lies between -10 to 10, x lies between -10 to 10। लेकिन कभी तू क्वांटिटी नेगेटिव में बना ही नहीं सकता, मतलब -1 -2 -3 -4 ये क्वांटिटीज नहीं बना सकता। तो यहाँ पर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, सिंस वी कैनॉट मैन्युफैक्चर units in negative, therefore हाँ 0 बना सकते हैं, therefore 0 is less than x, x is less than 10। मतलब तेरा जो वैल्यू है ना, वो x should be less than 10, ये तेरा आंसर है, और 0 तक तू बना सकता है। तो यहाँ पर तुझे क्या करना है, द एवरेज कॉस्ट, therefore the average cost is increasing when x is less than 10। that's it, ये तेरा आंसर है, ये लिख ले बेटा।
ओके, पार्थ हो गया, लिख करिए। अब नेक्स्ट वाला भी सेम ऐसा ही कुछ है। यहाँ पर हमें एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग निकालना है। सेकेंड, एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग निकालना है। तो एवरेज कॉस्ट अगर डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव ऑफ सी ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। तो हमने ऑलरेडी डेरिवेटिव फाइंड कर रखा है, तो दो बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है उस चीज को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका डेरिवेटिव क्या फाइंड किया था, ये तो 3 इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 0, 100 लेस देन एक्स स्क्वायर। तो एवरेज कॉस्ट तेरा यहाँ पर डिक्रीज कब होगा, अगर ऐसा सिनारियो आया ना तो तू डायरेक्ट शॉर्टकट में क्या कर सकता है, शॉर्टकट जाना सही होगा क्या, हाँ सीधा ये स्क्वायरिंग बोथ द साइड ले ले, 10 इज लेस देन एक्स कर दे, मतलब x नंबर ऑफ यूनिट शुड बी ग्रेटर देन 10, तो तेरा एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होते जाएगा। ये तेरा आंसर हो जाएगा। देयरफॉर एवरेज कॉस्ट x ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। ओके, टेक पॉजिटिव वैल्यू होगी। इंक्रीजिंग वाले के लिए भी और डिक्रीजिंग वाले के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तुम्हारा। ओके, और ये राइट है, ठीक है। तो ये लिख लो, तुम्हारा एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फॉर व्हेन नंबर ऑफ यूनिट्स इज ग्रेटर देन 10, मतलब जब तुम नंबर ऑफ यूनिट 10 से ज़्यादा बनाओगे तो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग एक न्यू कंसेप्ट देखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या तो ये दो कंसेप्ट देख लो, ये दो फॉर्मूले देख लो, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे अच्छे से। फिलहाल तो एक सम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ये देख लो। यहाँ पर RM मतलब मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट होता है RM मतलब, P मतलब प्राइस होता है, और ये म्यू मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। ये लिख लो। अब और RA मतलब एवरेज कॉस्ट होता है। बेटा एवरेज कॉस्ट और प्राइस दोनों हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन है किसके बीच में, मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच। तो मार्जिनल कॉस्ट हमेशा P इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और
मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू आर ए, मतलब एवरेज कॉस्ट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिर्फ एक ही फॉर्मूले, इसमें से कोई भी दो चीज़ तुमको दी रहेगी, एक चीज़ तुम्हें फाइंड आउट करनी रहेगी। इसमें से कोई भी दो चीज़ तुम्हें दी रहेगी, एक चीज़ तुम्हें फाइंड आउट करनी रहेगी। इसका हेडिंग तुम लोग लिखो, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू and elasticity of demand। That is, ये n की तरह दिखता है, मैं इसको म्यू बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए। ये रिलेशन है, ये लिख लो पूरा। याद रखना यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू हमेशा सेम ही रहता है। हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू का रिलेशन, जब भी मैं तुमको रेवेन्यू के बारे में बता रहा था। ये लिख के देना। हो गया क्या लिख कर ये? दोनों फॉर्मूलेज भी लिख लेना। मानसी हो गया लिख कर ये? अभी इससे रिलेटेड हम लोग सम सॉल्व कर लेते हैं। एक ही सम है इससे रिलेटेड पूरे चैप्टर में, ये है 7th सम। इसके अंदर ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस है, तो तीनों क्वेश्चन सेम ही है। देखते आगे। यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू इफ द एवरेज रेवेन्यू इज 45 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 5। तो हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया क्या है, यहाँ पर हमें मार्जिनल रेवेन्यू ढूंढने बोला है। ओके, और दिया क्या है, एवरेज रेवेन्यू दिया है, मतलब आरए दिया है अपने को 45, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपने को दिया है 5, हमें आरएम ढूंढने बोला है। अब बहुत इजी है बेटा, आरएम इज इक्वल्स टू आरए इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आरएम का वैल्यू हमें मिल जाएगा, आरए का वैल्यू कितना है 45, 1 माइनस 1 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे, 45 को अंदर डालेंगे, आरएम मिल जाएगा 45 माइनस 45 इंटू 1 अपॉन 5, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 45 माइनस 9 करेंगे तो कितना मिलेगा 34। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया हमारा 36 आ गया। मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ जाएगा 36। तो दिस इज योर आंसर। ये फर्स्ट हो गया। सेम ऐसे ही बाकी के तीनों भी है, इसमें से भी पेपर में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, समझा क्या तुझे बेटा? ये फॉर्मूला तुझे याद रहना चाहिए। और आरए मतलब प्राइस भी होता है। ओके मानसी, सेकंड वाला सम सेम ऐसा ही है, हमें ट्राई करना है साथ में। तो पार्ट चला गया है, अब देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं।
फाइंड द प्राइस, हम लोगों को ढूंढने बोला यहाँ पर प्राइस, पी निकालने बोला है। दिया क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू आरएम दिया है 28 और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है 3। हमें आरएम का फॉर्मूला पता है, आरएम मतलब पी भी हो सकता है 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये 28 है, पी अपने को ढूंढना है 1 माइनस 1 अपॉन 3। बस इसको सॉल्व करो, यू विल गेट आंसर ऑफ वैल्यू ऑफ पी। तो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 28 इक्वल्स टू पी 3 माइनस 1 अपॉन 3, यू विल गेट 28 इक्वल्स टू पी 2 अपॉन 3। ठीक है, तो पी यहीं पे रखो, ये आ जाएगा 28 इंटू 3 अपॉन 2, ये 14 हो जाएगा। तो प्राइस पी इंटू 14 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 42, 28 और 32 42। तो प्राइस तेरा हो जाएगा बेटा 42। तो ये हो गया तेरा सब। ठीक है, थर्ड वाला सेम ऐसे ही फॉर्मेट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही ढूंढने बोला रहेगा। यस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ढूंढने बोला है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बार देख ले क्या आंसर आ रहा है। ओके, फटाफट कर ले चल। ठीक है, ये सब करने के बाद लेक्चर स्टॉप कर दे, फटाफट कर ले।